हेलो गाइस, स्टडी विद आरुषि में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। ये वीडियो भारत के प्राचीन इतिहास की 12वीं वीडियो है। अगर आप इससे पहले की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए। अब पहला प्रश्न है आपका, सार्थवाह किसे कहते हैं? सार्थवाह किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है आपका, व्यापारियों के काफिलों को सार्थवाह कहते हैं। मौर्य काल में व्यापारिक काफिलों को सार्थवाह की संज्ञा दी गई थी। इसका उल्लेख कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र से भी प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? तो इसका आंसर है आपका अग्रहारी। और युक्त प्रादेशिक राज्यों की इन सब की परिभाषा देख लेते हैं। किसी किसी परीक्षाओं में इन सब की परिभाषा देखने को मिलती है। तो युक्त क्या होते हैं? युक्त आपके ये जिले के अधिकारी होते हैं जो राजस्व वसूल करते हैं। युक्त जो है मौर्य प्रशासन में जिले के अधिकारी को कहा जाता है जो राजस्व वसूल करते हैं। और राज्यों का आप किसे कहते हैं? ये पहले केवल राजस्व विभाग का ही कार्य करते थे, किंतु बाद में उन्हें न्यायिक अधिकार भी प्रदान कर दिया गया था। और प्रादेशिक या मंडल का प्रधान अधिकारी था। यह वर्तमान में संभागीय आयुक्त की तरह था। इसे न्याय का भी कार्य करना पड़ता था। अगला प्रश्न है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था? सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो इसका आंसर होगा आपका अशोक ने। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी हुई है जो शक्ति का प्रतीक है। इस प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया है। ये स्तंभ मौर्ययुगीन वास्तुकला के सबसे अच्छे उदाहरण हैं। मौर्ययुगीन सभी स्तंभ चुनार के बलुए पत्थरों से निर्मित हैं। किससे निर्मित हैं? चुनार के बलुए पत्थरों से निर्मित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो सांची को सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची कहाँ पर है? यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? ये आपका भाषा होगा, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। अशोक के शिलालेख में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर होगा आपका प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन आपका 3 वर्गों में किया जा सकता है। कौन कौन सी? पहला है शिलालेख, दूसरा है स्तंभ लेख और तीसरा है गुहा शिलालेख। 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। और ये स्थान कौन से हैं? पहला है सहबाजगढ़ी, दूसरा है मानसेहरा, तीसरा है कालसी, चौथा है गिरनार, पांचवा है धौली और छठा है जौघड़, सातवां है इर्रागुडी और आठवां है आपका सोपारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? तो इसका आंसर होगा आपका सहबाजगढ़ी। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, लेकिन केवल 2 अभिलेख कौन कौन से? सहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्ठी है। अगला प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाजन किस उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है? ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाजन किस उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है? तो इसका आंसर होगा आपका पत्थर की पट्टियों पर किया गया है। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाजन पत्थर की पट्टियों या शिलालेखों पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है। इस कार्य को संपादित करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? जेम्स प्रिंसेप थे, जिन्होंने अशोक के अभिलेख को पढ़ने का श्रेय हासिल किया था। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो इसका आंसर होगा आपका जेम्स प्रिंसेप। और ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा है, तो इसका आंसर होगा आपका जेम्स प्रिंसेप। और एक इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो इसका आंसर भी आपका जेम्स प्रिंसेप ही होगा। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है।
वह स्थान जहाँ प्राक अशोक लिपि का पता चला है? तो इसका आंसर होगा आपका अनुराधापुर। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से चला है और कुछ और स्थानों के अभिलेख से इस प्रकार की लिपि का साक्ष्य मिला है, जिनके नाम इस प्रकार से हैं। कौन से? पिपरवा, सहोगौरा और महास्थान। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? तो इसका आंसर होगा आपका खरोष्ठी लिपि। प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। इससे पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसेप, नॉरिस, लेसन, कनिंघम आदि विद्वानों को है और यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। अगला प्रश्न है, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः किस नाम से उल्लेख है? अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः किस नाम से उल्लेख हुआ है, वह कौन सा है? तो इसका आंसर होगा आपका प्रियदर्शी। अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवपानीय, देवापनाशम, प्रियदर्शी व प्रिय अथवा सुंदर देखने में देवनाम, प्रियदर्शी, राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। क्या कहा गया है? अशोक वर्धन कहा गया है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर होगा आपका मास्की। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभी तक 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। मास्की, गुर्जरा, नैतूर, उडेगोलम के लेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम भी मिलता है। अगला प्रश्न है, अशोक का रुगनदेही स्तंभ संबंधित है? अशोक का रुगनदेही स्तंभ किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा आपका बुद्ध के जन्म के समय से। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी तथा वहां एक शिला स्तंभ रुगनदेही लघु स्तंभ लेख स्थापित किया था। बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर माफ कर दिया गया था तथा भू राजस्व 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो इसका आंसर होगा आपका भाब्रू स्तंभ। भाब्रू स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। अगला प्रश्न है, कालसी प्रसिद्ध है। कालसी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है अशोक के शिलालेख के कारण कालसी प्रसिद्ध है। कालसी उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। यहाँ से अशोक का शिलालेख मिला है, इसलिए कालसी का एक ऐतिहासिक महत्व है। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस अभिलेख में है? कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? ऑप्शन है आपका शिलालेख प्रथम, शिलालेख द्वितीय, 12वां शिलालेख और 13वें शिलालेख में। इसका आंसर आप सभी को हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। और इसके पहले वाले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था कि रज्जुक कौन थे? आपके ऑप्शन थे, चोल राज्य में व्यापारी थे, मौर्य शासन में अधिकारी थे, गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग था और शक सेना में अधिकारी थे। तो रज्जुक आपके मौर्य शासन में अधिकारी थे। आज के लिए इतना ही। अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।